जो प्रथम पदार्थ है वो प्रमाण है। प्रमाण पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और एक बात, दूसरी बात आपको ये बताना था कि जो इनका क्रम जिस सूत्र में दिया है, थोड़ा उस क्रम पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, यदि कदाचित परीक्षा में कहीं क्रम की दृष्टि से पूछ न ले। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत बार माने क्रम क्रम का कोई औचित्य नहीं होता, क्रम पूछने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं होता, परंतु जैसे अब इसी में मान लीजिए, हो सकता है कोई ना कोई उसमें इस प्रकार के रखने में बीज होगा। अस्माभिन्न ज्ञाय थे, किंतु उसमें कोई ना कोई बीज तो होगा ही इस प्रकार के रखने में। तो क्रम पूछ रहे थे, जैसे कि आप लोग पशपसान्निक पढ़े होंगे। पशपसान्निक में सबसे पहले शब्द का स्वरूप बताता है, उसके बाद व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन बताता है, पंच प्रयोजनानि, लग रक्षोहा गम लघु संदेहा प्रयोजनम, उसके बाद गौण प्रयोजन बताता है। अब वहां गौण प्रयोजन में 13 गौण प्रयोजन बताए गए। समझ रहे हैं? अब 13 गौण प्रयोजनों में एक बार, बहुत बार आपको याद होगा, हम 2018 दिसंबर की परीक्षा दे रहे थे, 19 मई के, मुझे याद नहीं जून का, उसमें 3-4 क्वेश्चन उसने दे दिया था कि यही पूछ लिया था कि सबसे पहले क्या है, कौन सा 13 गौण प्रयोजन, उसका क्रम ही पूछ लिया था। तो क्रम रम का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो किसी तत्व की, पदार्थ की चर्चा हो या किसी की भी चर्चा हो, तो थोड़ा क्रम का भी आप लोग एक बार दृष्टि रखिएगा। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रमाण पर। हम लोग यहां तक चर्चा कर गए थे कि कारण, कारण क्या है, इस पर चर्चा। कारण का एक सामान्य लक्षण उन्होंने बताया था कि कारण का लक्षण क्या बताया था कि अन्यथा सिद्ध हो और कार्योत्पत्ति के पहले जिसका नियत हो, नियत नियत सत्ता हो। तो एक निष्कर्ष निकला कारण के लक्षण का। क्यों? क्योंकि कारण, क्योंकि चर्चा चल रही थी प्रमाण की। देखिए, एक मैं आपको संगति बैठा दूं, प्रमाण की चर्चा चल रही थी। प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा प्रमाया करणम प्रमाणम। मेरी ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही? एक बार स्पष्ट कर दीजिए आप लोग। आगच्छति अरे आगच्छति जी। आगच्छति। अस्तु। तरी प्रमाण की चर्चा कर रहे थे, तो जब प्रमाण का उन्होंने लक्षण किया प्रमाया करणम, प्रमाया करणम, जब ये लक्षण किया तो उसमें प्रमा का क्या स्वरूप है, इस पर चर्चा हुई। प्रमा यथार्थ अनुभव, अनुभव, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, सारी चीजों को मैंने बता दिया। इसके बाद फिर दूसरा मैंने भाग है प्रमाया के बाद कर्णम। कर्णम पर चर्चा चल रही थी, तो कर्णम को इन्होंने परिभाषित किया इस रूप में कि साधक तमम कर्णम। साधक और कारण को इन्होंने पर्याय बताया, अर्थात जो कारण तमम हो, अर्थात जो अतिशय कारण हो। तो अतिशय कारण में पहले कारण को जाने, अतिशय तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो कारण पर चर्चा चल रही थी कि कारण है क्या। उसी चर्चा के प्रसंग में हम निष्कर्ष निकाले, तेन माने उपर्युक्त सर्वम अंगीकारेण, जितना भी मैंने पहले पढ़ाया था, आपने सब सुना, सारे व्याख्यान हो चुके हैं। तो इति अंगीकारेण स्वीकारेण क्या निष्कर्ष निकला? अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्व कारणत्व। अवगतम? कारण वो है जो कार्योत्पत्ति के पहले नियत पूर्व भावित्व हो उसमें, अर्थात उसकी सत्ता कार्योत्पत्ति के पहले निश्चित हो। एवं अनन्यथा सिद्ध, तो लक्षण हो गया अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्व कारणत्व। और कार्य का लक्षण उन्होंने बना दिया है अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्व। अन्यथा सिद्ध हो और पश्चात भावी हो। किसके पश्चात भावी हो? क्योंकि पश्चात और पूर्व ये हमेशा अवधि की आकांक्षा करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि अवधि के प्रति साकांक्ष शब्द होते हैं। तो जैसे कहेगा कि पश्चात भावित्व, तो पश्चात भावी कस्मात, तो कारण, कारण के अव्यवहित उत्तर में उसकी सत्ता निश्चित होगी, तो कार्य की ही होती है। जब आप कारण सामग्री का एक एकत्र संकलन किए और यथोचित जैसे विधि के अनुसार उसका प्रयोग किए, अनुप्रयोग किए, तो तद अव्यवहित उत्तर काल में क्या होगी? कार्योत्पत्ति ही होगी। तो यही मैं बताना चाहता था कि अनन्यथा सिद्ध हो और पश्चात भावी हो तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। तो कार्य और कारण का लक्षण इस प्रकार से तर्क भाषाकार ने दिया। अब आगे जो भी होगा क्या देखते हैं। यत्तु से ले रहे हैं, ठीक है ना? यत्तु हमने व्याकरण भी हम थोड़ा बहुत पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि जब भी यत्तु आता है मतलब पूर्व पक्ष ले रहेंगे। पूर्व पक्ष में किसी न किसी को ले लिए। अगर शुद्ध भाषा में कहने का मतलब अपने उसमें
विनोद की भाषा में कहें तो किसी न किसी आचार्य को उन्होंने रडार में ले लिया। समझ रहे हैं ना? यत्तु, ठीक, यत्तु कश्चित आह, कोई कहता है, क्या कहता है? कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम, मीमांसक इत्यादि ये लक्षण मानते हैं, ठीक है ना? तो यत्तु से उन्हीं को ले लिया, नामना उल्लेख नहीं किया। तो कहते हैं कि कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम, जो कारण का इस प्रकार का लक्षण बनाते हैं, क्या? कार्यानुकृत, कार्यानुकृता अन्वय व्यतिरेकी, अर्थात कार्य के साथ जिसका अन्वय व्यतिरेक हो वही कारण है। तात्पर्य कैसे समझेंगे हम लोग? जैसे कारण का मतलब यह है, कारण, किसी भी कार्य का कारण वही होता है कार्य के साथ जिसका अन्वय व्यतिरेक सिद्ध हो, कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी हो। कथम? तर्हि दृष्टान्तेन तावत्, यथा घट, घट तावत् किं भवति? कार्यम। तर्हि अस्य घटस्य कार्यस्य घटरूपस्य कार्यस्य कारणानि कानि? तर्हि दंड इत्यादीनि। तर्हि हम दंड को लेते हैं, दंड में कारण को लक्षण कैसे जाएगा इनके अनुसार? तो कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी, अर्थात यत्र यत्र घटः, यत्र घटः तत्र, अर्थात यत्र घटो घट रूपस्य कार्यस्य उत्पत्तिर भविष्यति या भवति तत्र अवश्यमेव दंडम भविष्यति। जहां कार्योत्पत्ति होना है वहां दंड नियत रहेगा। तो तत्सत्व तत्सत्वम हुआ कि नहीं? अर्थात घट सत्व या कारण सत्व, इधर से भी ले सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, कारण से ले लीजिए कि यदि उस कार्य की जितनी भी कारण सामग्री है, यदि वो कारण है तो कार्योत्पत्ति होगी, यदि वो कारण नहीं है तो कार्य का अभाव होगा। तो कारण सत्व, कार्योत्पत्ति, कारणाभावे कार्याभाव, ये अन्वय व्यतिरेक जिसके साथ बनता है वो उसका कारण होता है। तो कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी जहां जाएगा वो कारण, वो कौन होगा? कारण में होगा। तो ये लक्षण प्रायः सब जगह चला जाएगा, जहां भी लेंगे। क्यों? जो जिसके कारण होंगे, स्वाभाविक है कि वो उसका यदि असाधारण कारण है तो अवश्य ही उसके साथ अन्वय व्यतिरेकी बनेगा, क्योंकि उस कारण के रहने पर, क्योंकि कारण के रहने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। ये हमारे दर्शन का सिद्धांत है, न केवल दर्शन का। और जी कारण के रहने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, जी, तो क्या ऐसे ऐसे अन्वय कर सकते हैं कि यत्र यत्र दंडा तत्र तत्र घटा? ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, फिर ये असाधारण यत, कारण हो सकता है क्या? देखिए देखिए बता रहा हूं, यत्र यत्र दंडः तत्र तत्र घटा को मैं इसीलिए छोड़ दिया हूं क्योंकि केवल, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, केवल दंड से घट की उत्पत्ति होती नहीं। अकेला दंड पड़ा है तो वहां घटा न भविष्य थी। यावत कारण सामग्री है, यावत, यदि यावत कारण सामग्री है घट की, जो जितनी भी कारण यदि वो उपस्थित है तो अवश्य ही घट की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? जितनी भी का, अब उस कारण सामग्री में देखो कुलाल इत्यादि सब आ जाएंगे, ध्यान देना बात को, निमित्त कारण में आ जाएंगे। ये मत कह देना कि दंड भी है, मिट्टी भी है, ये सारी चीजें हैं, घड़ा बन जाए, ये मत कह देना। निमित्त कारण भी ले लेना। क्यों? यावत कारण सामग्री बोल रहा हूं, इसका मतलब कुलाल इत्यादि सब आ गए, तो सब आ गए तो पक्का स्वाभाविक घटा बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन बात असाधारण कारण की कर रहे हैं ना। हाँ, ये असाधारण कारण की ही चर्चा कर रहे हैं। साधारण कारण तो प्रत्येक कार्य के प्रति कारण होते हैं। हाँ। जहां जो लक्षण इन्होंने बनाया है अन्वय व्यतिरेकी वाला, ये साधारण कारण की दृष्टि से बनाया है। तो जैसे घट का उदाहरण आपने दिया, तो इसमें कोई असाधारण कारण लेकर के फिर लक्षण घटाइए। हाँ, आप ले लीजिए। वैसे मने में एक दृष्टांत की दृष्टि से समझिएगा। जैसे दंड को ही ले, यदि दंड है तो घट उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं? माने दंड के होने पर ही घट उत्पन्न होगा। दंड सत्य घटोत्पत्ति, दंडा भावे घटोत्पत्ति ना। समझ रहे हैं? तो व्यतिरेक अंदर बना कि नहीं बना? बन गया, बन गया। हाँ, यही है। तो कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी। भैया भैया जी, जैसे यहाँ पे अन्वय तो बन रहा है कि कार्य के रहने से कारण हो, वो कारण के रहने से कार्य होता है, लेकिन कार्य के नहीं रहने से कारण भी नहीं होगा। जो व्यतिरेकी होता, व्यतिरेकी का जो वाक्य था वो तो घटित नहीं हो रहा है भैया। नहीं नहीं नहीं, उसको आप समझ रहे हो। आप व्यतिरेकी के जो जो कह रहे हैं,
आप जो व्यतिरेकी का स्वरूप बता रहे हैं ना, वो वन्य भावा धूमा भावा वाला, जी भैया, जी भैया। उसको ऐसे मत लीजिए, उसको ऐसे लीजिए कि कारण सत्य कार्य कार्य माने कार्य सत्वम, ये लीजिए, और कारणा भावे कार्या भावा ऐसे लीजिए। जी ठीक भैया। है। जी। क्यों? व्याप और व्यापक का स्वरूप ऐसा नहीं जरूरी नहीं होता कि व्याप व्यापक वही नहीं होता कि अधिक देश वृत्तित्व व्यापकत्व, ये जरूरी नहीं है। जो अधिक देश में हो वही व्यापक है, ऐसा नहीं है। क्यों? जी। समान देश में रहने पर भी व्यापक भाव बन जाता है। तो आपको जो कार्यानुकृत ये व्यतिरेकी कारण का लक्षण है, इसको ऐसे घटाना है। कारण सत्य कार्य सत्वम, कारणाभाव है कार्याभाव। जी भैया। तो इस प्रकार जब करते हैं तो इदम कारण से तावत लक्षणम सर्वत्र गच्छति सर्वत्र संघटते नास्ति कुत्रचित क्षति, कहीं भी क्षति नहीं है। तो फिर क्या इन्होंने कहिया, अब इनकी दृष्टि में क्षति है। तद तद माने तलक्षणम अयुक्तम, इन्होंने कहा अयुक्त है। क्यों? अब देखिए कहाँ युक्त है। नित्य विभू नाम व्योमादि नाम कालतः देशतश्च व्यतिरेका संभवेन अकारणत्व प्रसंगात। देखिए कह रहे हैं अकारणत्व प्रसंग आ जाएगा। कहा? माने अकारणत्व प्रसंग का मतलब ये है कि जिसको कारण होना चाहिए वो कारण नहीं जाएगा, माने अव्याप्ति दोष। अगर अधिक में जाते तो अधिक व्याप्ति हो जाता, लेकिन जिसको कारण होना चाहिए वो कारण नहीं बन पा रहा है इस लक्षण के अनुसार, तस्माद अव्याप्ति दोषः अस्मिन लक्षणे। प्रथम नित्य विभू नाम, देखिए आप जानते हैं कि विभू क्या होता है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम क्रियावत्वम मूर्तत्वम, ये सब बता चुके हैं, इसमें ज्यादा नहीं बताना है। तो सामान्य रूप से ये समझिए, व्योमादि नाम आकाश काल दिक आत्मा, ये क्या है? नित्य है। क्या है? नित्य है। नित्य है। और विभू है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी भी है। ठीक है ना? मूर्त द्रव्य का मतलब क्या है? मूर्त द्रव्य समझ रहे हो? पृथ्वी जल तेज, ये क्या है? सब मूर्त द्रव्य है। ठीक है। इनके साथ इनका सदैव संयोग रहता है। तो नित्य विभू नाम व्योमादि नाम कालतः देशतश्च, कालतः माने त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न इनकी सत्ता रहती है, माने तीनों कालों में विद्वान रहते हैं। जो इनकी नित्यता है वो कालता भी है और देशता भी है। देशता का मतलब ये देशता माने सब जगह पर है और सभी समय पर है, तीनों कालों पे सर्वत्र रहते हैं, इसलिए लिखा है कालता देशतश्च। ठीक है। व्यतिरेका संभवेन, तो इनका कहीं व्यतिरेक माने अभाव। तो व्योमादि जो होते हैं इनका कालता देशतश्च माने त्रैकालिक तीनों कालों में और देशता सभी स्थानों पे, कहीं भी अभाव नहीं होता किसी भी काल में न किसी भी स्थान पे इनका। जब इनका अभाव नहीं होता तो व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बन पाएगी। समझ रहे हो? व्यतिरेक ही नहीं इनका बन पाएगा। जो आप कह रहे हैं कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी जो होगा वही कारण होगा, तो तत्सत्य तत्सत्यम तो बनेगा, लेकिन तद अभावे नहीं बन पाएगा। क्यों? इनका अभाव ही नहीं होता कहीं। तो व्यतिरेका संभवेन अकारणत्व प्रसंगात, जैसे अब उदाहरण समझेंगे, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कैसे बताओ, उदाहरण समझिए। पहले तो ये बताइए कि आकाश किसका कारण है? हर्ष जी आप ही बताइए। मामा ध्वनि न श्रूयते किं भो? श्रूयते श्रूयते महोदय। तो काहे इतनी देर में बोल रहे हैं? मतलब अच्छा अच्छा, आप तो खोले हैं यार पीडीएफ, तो मैं काहे को परेशान हो रहा हूँ उधर देख करके, यही से देख लूंगा। चलिए हाँ, तो अब बताइए। हाँ को अब मैं वहां से देख रहा था, अब बताइए आप लोग। हर्ष जी, हर्षा को गता है। चलिए दीपक जी आप बताइए। जी क्या बताना है भैया? यही बताना है कि आकाश किसका कारण है, बताओ। शुरू। हम्म, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, प्रश्न मेरा समझे कि नहीं? आप प्रश्न क्या? बताइए। पूछिए प्रश्न। आकाश किसका कारण है? शब्द का हेलो। जी क्यों? क्योंकि शब्द गुण है।
हाँ, समझ गए आप लोग। शब्द जो है गुण है, और गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में। तो शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। तो उसका कारण बनेगा वो। अब उसमें कारण का लक्षण नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य व्यतिरेकी नहीं घटेगा। क्योंकि आकाश सत्वे माने शब्द सत्वम, आकाश के होने पर शब्द होगा। क्यों? समवाय संबंधेन तिष्ठति। तो यदि आकाश है तो वहां वो रहेगा ही रहेगा। एक बात तो ये रहेगा। लेकिन आपका ये जो व्यतिरेक बनेगा कि आकाशा भावे, तो बताइए किसी स्थान में किसी काल में आकाशा भावे ये जाएंगे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसीलिए इदम लक्षणम समीचीनम नास्ति। क्यों? दोषेन ग्रस्तत्वात्। अतएव ग्रंथकारेण केशव मिश्र महोदयेन लिखितम तद अयुक्तम इति। अवगतम? अहेतु दिया नित्य विभूनाम व्योमादीनाम कारतः देशतस्य व्यतिरेका संभवेन कारणत्व प्रसंगात। चलिए आगे बढ़ाइए स्लाइड्स को। जहां समझ में ना आए तो स्पष्ट, बस स्पष्ट रूप से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी? भैया भैया विभूति और मूर्ति सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, ये विभू का लक्षण है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। और फिर उसमें मूर्त क्या है? उसका हिंदी में अर्थ होता है कि सभी मूर्त द्रव्यों का जो संयोगी हो वही विभू है। तो मूर्त द्रव्य क्या है? तो क्रियावान जो होते हैं वही मूर्त होते हैं। क्रियावान कौन कौन होते हैं? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये सब क्रियावान होते हैं। तब संग्रह में आप शायद नहीं थे, इसीलिए। चलिए, तच्च कारणम त्रिविधम। अब कारण का स्वरूप बताने के बाद अब बता रहे हैं कारण के भेद। और वो कारण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कोई अंतर नहीं। तर्क संग्रह में भी 3 प्रकार बताए गए। समवायी, असमवायी, निमित्त भेदा। ठीक है। तत्र समवेतम कार्य नहीं, तत्र है यत्र नहीं, तत्र यत संवेतम कार्य उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। तत्र माने त्रिषु मध्येषु, तीनों के मध्य में। यत, यत माने यत्र, यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, जिस कारण में, संवेतन माने समवाय संबंधेन स्थितम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम भवति। सारी चीजें बता चुके हैं। समवाय संबंध से रहता हुआ जब वो कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें अर्थात उसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है, वही उसका समवायी कारण बनता है। तो आपको पता है कि द्रव्य जो है वो अवयवी जो है अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है, और अवयव जो होता है और समवाय संबंध से रहता हुआ उन्हीं में कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे तंतु पट को लीजिए, तो पट जो है तंतु में समवाय संबंध से स्थितम सत तत्रैव तंतौ तावत् पटोत्पत्ति जायते। तो वो जो तंतु होता है वो क्या होता है? समवायी कारण होता है। ठीक है ना? यत् तत्र यत् संवेतम कारण उत्पत्ति तत् समवायी कारण यथा तंतवः। तंतवः किसके हैं कारण? पटस्य, पट के हैं, समवायी कारणम। आगे क्या लिखा है? यतस् तंतु से पटः संवेतो जायते न तुर्यादिषु। क्यों? यथा कारण दे रहे हैं, क्योंकि तंतुओं में ही पटः, पट, संवेतः माने समवाय संबंधेन स्थितः, समवाय संबंध से रहता हुआ, संवेतः जायते न तुर्यादिषु, क्योंकि तंतुओं में ही पट समवाय संबंध से रहता है। तो कार्य, और एक ट्रिक की दृष्टि समझ सकते हैं आप, इस तरह से भी समझ लीजिए कि जहां कार्य समवाय संबंध से रहेगा और समवाय संबंध से रहेगा और वो कारण होगा, तो स्वाभाविक है कि वो समवायी कारण ही होगा। क्योंकि कार्य हमेशा समवायी कारण में ही समवाय संबंध से रहता है, अन्यत्र कहीं रहता ही नहीं समवाय संबंध। सीधी सी बात। ठीक है? इसीलिए तुर्यादि जो है कारण तो है तुर्यादि, लेकिन क्यों? क्योंकि तुरी में समवाय संबंध से पट नहीं रहता, संयोग संबंध से रहता है। दोनों द्रव्य है, समझ रहे हो? इसलिए जहां समवाय संबंध से रहेगा तो अपने अवयवों में रहेगा समवाय संबंध से, तो भाई उसके समवायी कारण बन जाएंगे। अग्रे बस बस बस। न तो तुर्यादिषु न तो तंतु संबंधायु तुर्यादि संबंधों भी पटस्य विद्यते। जैसा तंतु का संबंध है पट के साथ समवाय संबंध, वैसा तुर्यादि का नहीं है। तत्कथम तंतु से पट संवेतो जायते न तुर्यादिषु।
अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आपने कहा कि तुरी में समवाय संबंध से नहीं रहता है, तंतु में पट समवाय संबंध से रहता है, कथम। अब उसको आगे स्पष्ट करेंगे कैसे, क्या कारण है कि वो तंतु में ही रहता, तुरी में नहीं रहता। सत्यम, आपने ठीक कहा, आपका भवताम प्रश्न समीचीन। तरी अब बता रहे हैं दुविधा संबंध। संबंध कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। संयोग समवायश्च, संयोग संबंध और समवाय संबंध। तत्र द्वयोः संबंधयोर मध्ये, तत्र आयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः। आयुत सिद्धों के मध्य में जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। और आयुत सिद्धों के अलावा जिनका भी संबंध होगा, तो इस संबंध के लिए 2 चीजें होना जरूरी है। तो आयुत सिद्धों में भी संबंध, दोनों आयुत सिद्ध हैं, तो उनमें समवाय संबंध होगा। और आयुत सिद्ध के अलावा जिनका भी संबंध होगा वो सब संयोग संबंध के अंतर्गत आएंगे, उनका संयोग संबंध ही होगा। अन्योस्तु संयोगा एवं। तो फिर आयुत सिद्ध क्या है? को पुनर् आयुत सिद्धौ। आयुत सिद्ध क्या है? तो लक्षण कह रहे हैं ययो मध्य, ययोर माने 2 वचन है, तो ययोर द्वयोर मध्य एकम अभिनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते तौ आयुत सिद्धौ। ये क्या है? आयुत सिद्ध का लक्षण है। देखिए, जिन 2 में एकम, एक अभिनश्यत, अभिनश्यत अवस्था में, अपराश्रितम दूसरे पर ही आश्रित रहता है, अपराश्रितम अपरस्मिन एव आश्रितम भवति अवतिष्ठते तौ आयुष सिद्धौ। ऐसे एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। कुल मिला के कहने का उसका आयुष सिद्ध का मतलब ये है, क्योंकि आगे स्वयं वो स्पष्ट करेंगे जाके, इसी लक्षण को बृहद रूप में स्पष्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आयुष सिद्ध वो होते हैं जिनको तुम पृथक अलग अलग करके नहीं देख सकते हो। समझना मेरी बात को, जिनको तुम अलग अलग रूप में नहीं देख सकते हो। जैसे मान लो कोई पट है, तो पट है, तो पट का जो पट के जो पट चूंकि द्रव्य है, अवयव है, अवयवी है। अब उसके जो अवयव होंगे, तो अवयव जो होते हैं, अवयव और अवयवी के दोनों क्या होता है? इनको आयुसिद्ध कहते हैं। तो अब कदाचित कभी भी आप पट को और जो उसके अवयव हैं, तंतुओं को अलग करके नहीं देख सकते हैं कि आप कह दें कि अयम पटा और इते तंतवः, ऐसा कभी नहीं देख सकते हैं। समझ रहे बात को? जिनका विभाग नहीं, आप विभाग पूर्वक जिनका आपको ज्ञान नहीं हो सकता है, तो वही हो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयुसिद्ध कहते हैं। आगे स्वयं आयुसिद्ध के विषय में सारी चर्चाएं किएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं कि अभिनश्यत पद क्यों दिया है, अभिनश्यत पद का क्या उपयोग है, तो स्वयं शायद आगे देंगे वो। तौ एतौ आयुसिद्धौ 2 विज्ञातव्यो द्वयोर्द्वयोः अनश्यत एकम अपरास्तम एवावतिष्ठते। ये कारिका, वही जो ऊपर लिखा है उसी का उन्होंने कारिका रूप में किसी ने निबद्ध किया है, वही है। और 2 मध्य एकम अविनश्यत अपरास्तम एवावतिष्ठते तौ आयुष सिद्धौ। आगे तो भैया हेलो जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वयोर मध्य, मतलब कि जिन दोनों के मध्य में एकम अविनश्यत, एक जो है बिना नष्ट हुए दूसरे में रह जाता है। ठीक है जी वही आयुष सिद्ध होता है। जी जी। जैसे तंतु पट में जो है बिना नष्ट हुए पट बनने तक रहता है। तो ये तंतु और पट दोनों आयुष सिद्ध हैं। जी, आयुष सिद्ध है। ऐसे हम अन्यत्र कहीं घटाएं तो अन्यत्र 5 में हर्षित अभी आगे आ रहा है ना, तो स्पष्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है, स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद न हो ना तो फिर प्रश्न करना। अभी स्पष्ट हो जाएगा, ना फिर प्रश्न करना। आगे इस पर देखिए, यथा अवयव अवयविनव, उदाहरण दे रहे हैं कि अवयव और अवयवी ये दोनों क्या होते हैं? आयुष सिद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो संबंध उन्होंने स्थापित किया, लक्षण में जो बताया, एकम अभिनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते। तो अवयव और अवयवी के बीच में ये संबंध होता है कि अवयवी जो है एकम अभिनश्यत, एक के, जैसे मान लीजिए जब तक, क्योंकि देखो
आपको ये पता है कि कार्य का नाश कब होता है? बताइए, कार्य का नाश कब होता है? जब कारण का नाश होगा। तो एकम अविनश्यत, यदि कारण का नाश नहीं है, अविनश्यत अवस्था में है, एकम यदि कारण नष्ट नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जो अपरम होगा, अर्थात जो कार्य होगा, जो अवयवी होगा, वो अपराश्रितम एवावतिष्ठते, वो दूसरे में अवस्थित रहेगा, वो पराश्रित रहेगा, मैं तंतु आश्रित रहेगा पट। समझ रहे हो? जब तक पट न, क्योंकि पट तभी नष्ट होगा जब तंतु नष्ट होगा। कारण के नाश होने पर ही, कारण के नष्ट होने पर ही कारण नष्ट होता है, ये स्वाभाविक है, आप जानते हैं। तो एकम अविनश्यत, जब तक कारण का विनाश नहीं होगा तब तक वो कार्य उस कारण में अवस्थित रहेगा। अब जैसे उदाहरण से अवयव अवयवी को लीजिए, मैं कारण कार्य कह रहा हूं लेकिन आप लीजिए अवयवी को। जैसे तंतु अवयव है, पट अवयवी है, तो तंतु से जब पट निर्माण हो गया, ठीक, बन गया आपका पट। अब देखिए, जो जब तक तंतु अविनश्यत अवस्था में, एकम अविनश्यत, अविनश्यत का मतलब विनश्यत अवस्था को प्राप्त नहीं है, अविनश्यत अवस्था में, एक जब अविनश्यत अवस्था में है तो अपराश्रितम तावत, जो अवयवी है पट, तत्रैव अवतिष्ठति, उसी में आश्रित रहता है वो। तो जब ये जो इनका संबंध है, इन जहां इस प्रकार का संबंध इन दोनों के बीच में होता है, वो दोनों अयुसिद्ध कहलाते हैं। और ऐसा संबंध सिर्फ 5 जगहों पर ही बन पाता है। कहां पर? अवयव अवयवी में, गुण गुणी में, जैसे कोई भी गुण होगा, देखिए आप, घट है और घट में रहने वाला जो रूप है, तो घट द्रव्य हुआ, और माने गुणी उसी को बोलते हैं द्रव्य को, और गुण हुआ उसका रूप, तो गुण गुणी में होता है, क्रिया क्रियावान में होता है, और जाति व्यक्ति में होता है, विशेष नित्य द्रव्य में होता है। ये इन जगहों पर ये आपके आयुष सिद्ध के स्थल है, ठीक है ना। आगे देखिए, अवयवी आदय ही यथा क्रमम अवयव आदिषु अवयवाद्याश्रिता एवं तिष्ठन्ते अविनश्यन्तः। वही देखिए, अवयवी इत्यादय, मैं अलग अलग बोल रहा हूं, अवयवी आदि जो हैं यथा क्रम से, अवयवी और जो रहता है, कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन रहता होगा। अवयवी रहेगा अवयवों में, गुण रहेगा गुणी में, इस प्रकार से। तो आज इसे आप समझ लीजिएगा। तो अवयवी आदय माने अवयवी इत्यादि यथाक्रम से अवयवाद्याश्रिता का विशेषण अभी लगा देना है आपको, अविनश्यन्तः। समझ रहे हैं? अवयवी इत्यादयः अविनश्यन्तः अवयवाद्याश्रिताः एवं तिष्ठन्ते। अविनश्यंत जो माने विनश्यत अवस्था को नहीं प्राप्त हुए, ऐसे जो अवयव उन पर अवतिष्ठन्ते उन्हें रहते हैं, आश्रित रहता है। विनश्यत अवस्था सु तु अनाश्रिता एवावतिष्ठन्ते अवयव्यादयः। अब देखिए, अब इसको समझिए। यहाँ विनश्यत अवस्था में क्या होता है? विनश्यत अवस्थासु अनाश्रिता हो, विनश्यत अवस्था में जो अवयवी होता है, विनश्यत अवस्था में जो अवयवी होता है वो अनाश्रित होता है, अर्थात वो अवयव के आश्रित नहीं होता है। क्या होता है? अनाश्रित होता है। कैसे? स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। वही लिखा है, विनश्यत अवस्थासु, विनश्यत अवस्थाओं में, अनाश्रिता एवं अवतिष्ठन्ते अवयवी इत्यादयः। समझाया? यथा तंतु नाशे सति पटः यथा व आश्रय नाशे सति गुणः विनश्यत्या तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम। अब इसको आप यहां समझिए, बहुत दिमाग लगा करके। आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि कारण और कार्य के बीच में जो संबंध होता है, तो आप जब लक्षण किए हैं तो पहले पहले कारण होते हैं, और कारण सामग्री के अव्यवहित उत्तर काल में कार्य की उत्पत्ति होती है। पहली बात तो ये समझिए, अर्थात कारण और कार्य में एक काल का क्रम होता है। पहले कारण होगा, उसके बाद कार्य होगा। कभी भी एक काल में दोनों नहीं होते हैं कि कारण और कार्य एक साथ में हो जाए।
पहले कारण होता है तत्पश्चात कार्य होता है। समझ में आया कि नहीं बात? तो पहले कारण होगा उसके बाद कार्य होगा। ये तो हुई उत्पत्ति स्थिति की, उत्पत्ति वाली बात। लेकिन जब नष्ट होने की बात आएगी तो उसी तरह से वही क्रम, वो इतना सूक्ष्म क्रम होता है, इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, समझ में नहीं आता। वस्तुतः यही क्रम है, पहले कारण होगा उसके बाद कार्य की उत्पत्ति होगी। पहले निर्गुण, आगे सब आएगा, पहले निर्गुण घट होता है प्रथम क्षण में, द्वितीय क्षण में उसमें रूप आदि की उत्पत्ति होती है, गुण की उत्पत्ति होती है। तो उसी तरह समझिए, तो जब नष्ट होते हैं तो पहले कारण नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? कारण। समझिएगा बात को, कारण नष्ट हुआ। कारण जब नष्ट हो गया तो कारण नष्ट होने के बाद जो एक क्षण बचता है, क्योंकि विनश्यत्या तू क्या है, आगे कहेंगे विनश्यत्या तू क्या है, विनाश कारण सामग्री सानिध्यम। विनाश कारण सामग्री, जैसे घट का विनाश कारण सामग्री क्या है, मुद्गर इत्यादि, तो उसका जो सानिध्य है, तो जब विनाश कारण सामग्री का सानिध्य हो गया घट में, जैसे ही आपने मारा मुद्गर इत्यादि, तो पहले उसके अवयव नष्ट होंगे। क्या होंगे? जैसे वहां पहले तंतु नष्ट होंगे, तंतु नष्ट हो गए, तंतु नष्ट हो गए, किंतु आपको मैं बताया हूं कि कारण के उत्पत्ति और नष्ट दोनों में, कारणों में क्रम होता है। पहले क्षण में वो होगा, दूसरे क्षण में वो होगा। तो जो इनके बीच में एक क्षण का जो समय बचता है, समझ रहे हैं मेरी बात? समझिए, कारण नष्ट होने के बाद, कार्य नष्ट है, एक काल में दोनों नहीं नष्ट होते, ध्यान दीजिएगा बात को, कि दोनों एक ही काल में नष्ट हो जाए। कारण नष्ट हुआ वो भी नष्ट हो जाए, नहीं, कारण नष्ट हुआ, ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है। कारण नष्ट हुआ, उसके बाद एक क्षण जो बचता है वो विनश्यत अवस्था हुई। वो क्या अवस्था हुई? वो विनश्यत अवस्था है। उस विनश्यत अवस्था में अब वो जो अवयवी है वो आश्रित नहीं है। क्यों? कारण तो नष्ट हो चुका है, वो अनाश्रित है। यद्यपि वो सूक्ष्म आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा, परंतु न्याय दर्शन का ये सिद्धांत है, उस एक क्षण वाली विनश्यत अवस्था को हटाने के लिए ही अस्मिन लक्षणे अविनश्यत इति पदम ग्रंथकारेण दत्तम। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से जी भैया। एक बार फिर देखो, मैंने तुमको ये बताया कि जैसे घट की उत्पत्ति का, मैंने कार्य की उत्पत्ति का क्रम बताया कि पहले कारण होते हैं, कारण के अव्यवहित उत्तर काल में, पहले कारण अव्यवहित उत्तर काल में कार्य की उत्पत्ति होती है। तद्वत जब नाश की प्रक्रिया होती है, नष्ट होने की प्रक्रिया होती है, तद्वत होती है। कारण नष्ट होगा, फिर अव्यवहित उत्तर उसके काल में कार्य नष्ट होगा। तो उनके बीच में जो एक विनश्यत अवस्था होती है, क्योंकि उस विनश्यत अवस्था में क्या होगा कि वो अनाश्रित रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अनाश्रित रह जाएगा, क्योंकि उस समय कारण तो नष्ट हो चुका होता है। लेकिन कार्य नष्ट होगा, ऐसा नहीं कि कारण नष्ट हो जाएगा कार्य रहा जाएगा, कार्य नष्ट ही होना है उसको, लेकिन दूसरे क्षण में नष्ट होगा। वो एक क्षण जो है वो विनश्यत अवस्था होगी, उस समय वो अनाश्रित रह जाएगा, वो किसी के आश्रित नहीं रहेगा, कारण नष्ट हो चुका है। समझ रहे हो बात को? जी, लेकिन भैया जैसे कि तंतु कारण है और पट कार्य है, अब बता रहे हैं कार्य का जब विनाश हो जाता है तो एक क्षण जो है, जब कारण का विनाश होता है तो उसके दूसरे क्षण रुक करके तो कार्य का विनाश होता है। हाँ, तो जब कारण नष्ट ही हो जाएगा, तो जब कार्य तंतु नष्ट ही हो जाएगा तो कार्य रहेगा ही नहीं, तो फिर कार्य का विनाश कैसे दूसरे क्षण होगा? हाँ, देखो देखो देखो, यही समझ है। देखो ये सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया हर्ष कि आप समझोगे नहीं। देखो आगे आप पढ़िए, जब वो कहते हैं कि प्रथम क्षणे निर्गुणम निष्क्रियम च द्रव्यम उत्पद्यते, ये कहते हैं, समझिएगा बात को। जब प्रथम क्षण में जो घट उत्पन्न होता है तो कहते हैं कि निर्गुण होता है। अब बताइए, जब भी आप घड़ा को देखेंगे प्रथम क्षण द्वितीय क्षण समझ में नहीं आता, वो जब भी देखेंगे तो रूपवान देखोगे, जब देखेंगे कह रहे हैं इसका मतलब कि रूप है उसमें, तभी तो देख पा रहे हैं। तो वही प्रक्रिया है, न्याय दर्शन का सिद्धांत है कि कारण के अव्यवहित उत्तर काल में ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण और कार्य को समकाल नहीं मानते हैं कि कारण उसी काल में हो जाए, उसी समय वो कार्य उत्पन्न हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो कारण और कार्य के बीच में पौर्या पर, समझे,
कारण और कार्य के बीच में पौर्या पर संबंध बनाना गले पति देने, आगे बहुत से सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे, ध्यान देना बात को मैं जो कह रहा हूं। तो जब कारण और कार्य की जब उत्पत्ति करते हैं, जब उसमें पौर्या पर भाव होता है तो नाश होने में भी पौर्या पर भाव होगा, ये बात ध्यान देना। जब पौर्या पर भाव होगा तो बीच में कुछ ना कुछ क्षण बचेगा ना, वो भले ही तुमको दिखाई नहीं दे रहा। अव्यवहित उत्तर काल का मतलब यत्किंचित काल तो बचेगा, तो यत्किंचित काल को हटाने के लिए वहां पर बताया गया अविनश्यत, समझे कि नहीं? जी जी ठीक है, तो चलते हैं आगे। हर से समझ में आया कि नहीं? जी जी भैया, लेकिन ये तो पौर्वा परिभाव तो हो गया कि उत्पन्न होने में यदि कार्य से कारण से कार्य उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पौर्वा परिभाव रहेगा, तो तथाई में विनाश में भी जो है वही भाव रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ गए। वैसे ही जैसे जब वो पढ़ते हो ना साहित्य में, वो जो वेदता है पत्तों को, तो उसमें इतनी सन्निकृष्टता होती है कि पता नहीं चलता कि पहला वेद गया कि द्वितीय की तृतीय। उसमें एक जब सुई से भेदेंगे ना किसी पत्ते को, पीपल के पत्ते को, जी सब तो एक बार में भेद जाता है ना। हाँ हाँ, अरे साहित्य के विद्यार्थी सब समझते हो, पकड़ लिए तुम। पकड़ लिया पकड़ लिया। होता वो क्रम से है, लेकिन प्रतीति एकदम इकट्ठे हो जाती है। ठीक है, जी ठीक ठीक ठीक। चल चलिए, तो कहाँ गई इनकी, हाँ देखिए, तो विनश्यता क्या है? तो विनाश कारण सामग्री का सानिध्य ही विनश्यता है। तंतु पटौ अपि अवयव अवयविनौ तेन तयो संबंधा समवाय आयुत सिद्धत्वात्। अब इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सब समझ गए होंगे। तंतु पट भी जो है अवयव अवयवी है, इसीलिए तो उनका संबंध समवाय है। क्यों? हेतु दे दिया, आयुत सिद्धत्वात्। तुरी पटयोस्तु न समवाया, क्यों? आयुष सिद्धत्वा भावात। इसमें क्या दिक्कत है? न ही तुरी पटाश्रिता एवावतिष्ठते, ठीक है ना, वो उसमें पटाश्रित नहीं रहती है। ना भी पटस तुर्याश्रिता, न पट जो है तुर्याश्रित होता है। अतः तयो संबंध संयोग एवं तदेवं तंतु संवेता पटा है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि तंतु संवेता पटा होता है, तुरी संवेता पटा नहीं होता है। एतावता तंतवा समवायी कारणम। बस हाँ हाँ, अब देखिए, यत् संवेतम कार्यम उत्पत्ति तत्समवायी कारणम अतः तंतु सेव समवायी, अतः तंतुरेव समवायी कारणम पटस्य न तुर्यादि। इधर निश्चितम, ये निश्चित हो गया। पटश्च, अब देखिए, पटश्च स्वगत रूपादेह समवायी कारणम, ठीक है ना। यहाँ बहुत से मित्र लोग हमारे फंस जाते हैं, उनको यहाँ समझे में नहीं आता। स्वगत रूपादेह जहाँ बोल दिए तो आधे दिमाग खराब हो जाता है उनका। ये क्या रहा है? कह रहे हैं कि देखो, स्वगत मतलब स्वयं में रहने वाला रूप। पटश्च, पट जो है क्या है? समवायी कारणम। पहले यहाँ समझिए, पटश्च और पट स्वयं समवायी कारण है। किसका? स्वगत रूपादेह, पट में जो रहने वाले जो रूप हैं। अरे पट का भी तो कोई रूप होता नहीं तो देख कैसे पाते हैं? जिसका रूप होता है उसी को देख पाते। कपड़ा को तभी देख पाते उसमें रूप होता है। तो पट का जितने भी जो रूप होता है, उस रूप के प्रति पट स्वयं समवायी कारण होता है। रूप जो होता है वो गुण होता है, पट द्रव्य है। तो गुण का समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। तो पटश्च सुगत रूपादेह समवायी कारण एवं मृत पिंडोपी घटस्य समवायी कारण, ठीक है ना। घट का समवायी कारण मृत पिंड है। घटश्च, और घट जो है उससे किसका समवायी कारण होगा? सुगत रूपादेह समवायी कारणम। अग्रे जल्दी जल्दी करो, क्योंकि 2-4-6 दिन में 8 दिन में पूरा करना है इसको बहुत। ननु, अब देखिए, अब वही जो प्रश्न तुम कर रहे, सारी चीजें वही हैं। ननु प्रश्न उठा दिए, यदैव जब ही घटादयो जायन्ते, घटादि उत्पन्न होते हैं, तदैव मन तस्मिन्नेव काले तद्गत रूपादयः अपि, उसमें रहने वाले रूप भी उत्पन्न होते हैं। इति समान कालीनत्वा लिखा, गलत लिखा है, समान कालीनत्वात्। मैंने समान कालीन मतलब एक कालीन, मैंने एक काल में ही दोनों जनन हो रहे हैं दोनों का। तो समान कालीनत्वात् गुण गुणिनो हो, गुण और गुणी हुए दोनों, पट और मैंने पट में रहने वाला रूप। तो गुण गुणिनो हो, सब बेतर विषाणवत कार्य कारण भाव एवं नास्ति। क्यों? पौर्वा पर्या भावा। देख लो हर्ष जी,
हेतु दिया है, कार्य कारण रहने, कार्य कारण वही होता है जहां पौरुआ पर्य भाव होता है, स्वयं हेतु रख दिया। अब तुम कहते हो ये सिद्धांत है, कार्य कारण और मध्य तावत पौरुआ पर्य भाव अवश्यम स्वीकर्तव्य। जी पौरिया परिया भाव का मतलब? पहले माने पौर का, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पर्य का मतलब होता है बाद में, माने पूर्व और पश्चात। जी। हाँ पहले पूर्व, हाँ ठीक है ना। तो पौर्वा पौर्या भवत। अब देखो इनका प्रश्न ये है, ये व्यवहारिक दृष्टि से प्रश्न उठाए हैं। किस दृष्टि से? व्यवहारिक दृष्टि से। और जब उसमें उत्तर दे देंगे तो वो थोड़ा सा मैंने सूक्ष्म दृष्टि से उत्तर दे देंगे। व्यवहारिक दृष्टि से इसलिए कि देखने में तो यही लगता है कि जब भी देखते हैं कि एक काल में ही घट और घट के रूप उत्पन्न होते हैं, लगता है कि घट उत्पन्न हुआ तो रूप के साथ ही उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है। तो वैसा बना के प्रश्न है इनका। हृदय व घटादय जायन्ते तो तदगत रूपादयो भी जायन्ते, तस्मात दोनों का समानकालीन जन्म हो कि नहीं हुआ? जब भी हमने देखा तो रूप के सहित ही घट को देखा, तो घट की उत्पत्ति जो हुई रूप के साथ हुई, तो रूप और घट दोनों का समानकालीन जन्म हुआ। दोनों एक काल में दोनों की उत्पत्ति होती है। जब एक कालीन हो गए तो दो, एक गुण है एक गुणी है, एक कालीन में जब हो गए तो एक कालीन होने से सभ्यतर विषाण बल, जैसे गाय का जो सींग होते हैं, जैसे किसी पशु के जो सींग होते हैं, एक दाया एक बाया, तो दोनों एक कालावच्छेदन उत्पन्न होते हैं। जब एक काल में उत्पन्न होते हैं तो कोई सींग किसी सींग का कारण नहीं होता है। जब कोई सींग किसी सींग का कारण नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक कालावच्छेदन उत्पत्ति हो जाएगी, एक काल में ही दोनों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए तद्वत। तो जैसे उनकी दोनों की उत्पत्ति एक काल में होती है और उनके बीच कार्य कारण भाव नहीं होता है, तद्वत यहाँ पर भी कारण कारण भाव नहीं हो। किन में? गुड़गुड़ी में। कौन से गुड़गुड़ी में? घट और घट में रहने वाले रूप, पट और पट में रहने वाले रूप में, जिसमें कारण कारण भाव बना के चले आए हैं पीछे। तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समानकालीन जन्म होता है, एक काल में दोनों जगह जन्म होता है, इसलिए नास्ति कार्य कारण भाव इति प्रश्न। ये प्रश्न है, क्यों? द्वयो हो कार्य कारण मध्य मन गुणगुणिनोर मध्य नास्ति पौर्वा पर्य भाव, ये इनका ये प्रश्न है। अतः न समवायी कारणम, जब कारण ही नहीं, कारण का कारण ही नहीं, पौर्या पर ही नहीं बना तो कारण ही नहीं बना। तो आप उसको जो अभी पीछे कह के आए हैं कि घट जो है सुगत रूपादे समवायी कारणम, पट जो है सुगत रूपादे समवायी कारणम, ये आप गलत कह के आए। अतः न समवायी कारणम घटादय सुगत रूपादि नाम, इसलिए घटादि माने पट आदि इत्यादि जितने भी हैं अपने रूप के प्रति समवायी कारण नहीं है। कारण विशेषत्वात् समवायी कारण से, क्योंकि समवायी कारण भी तो एक कारण है। समवायी कारण क्या है? कारण है। और कारण और कारण वही होता है जो कारण और कार्य के बीच में जहाँ पौर्वा पर भाव होना चाहिए। तो पौर्वा पर भाव नहीं होता तो समवायी कारण नहीं कहलाएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बहुत उसमें बड़ी बात नहीं है। अत्रोच्यते, अब अत्रोच्यते से जो है उत्तर दे रहे हैं। ना गुड़ गुणिनो हो समान कालीनम जन्म, ठीक है, समझिएगा। अब कह रहे हैं कि गुड़ और गुड़ी माने द्रव्य और द्रव्य में रहने वाला जो गुण होता है उनका समान कालीनम जन्म, ना समान माने एक काल, समान माने होता है एक काल में उनका जन्म नहीं होता है। किंतु द्रव्यम, जो द्रव्य होता है, निर्गुणम एवं प्रथमम उत्पद्यते, प्रथम माने प्रथम क्षण, प्रथम क्षण में वो निर्गुण ही उत्पन्न होता है, ना उसमें कोई क्रिया होती है ना कोई गुण होता है। ध्यान दीजिएगा बात को। तो निर्गुणम एवं द्रव्य प्रथमम उत्पद्यते, पश्चात, पश्चात माने द्वितीय क्षण इत्यादि में तत्संवेता, उस द्रव्य में उस गुणी में रहने वाले संवेता समय संबंधिता गुणा जायन्ते उत्पद्यन्ते, ठीक है, द्वितीय क्षण में होते हैं। समान कालोत्पत्तौ तु, मेरा एक समान प्रश्न है। जी पूछिए दीपक जी। जैसे मृत पिंड जो है कारण है घट का, तो जब जी कारण में रूप रहता है, मृत पिंड में रूप रहता है, तो कार्य में भी रूप रहेगा, जी समकालीन ही होंगे, क्योंकि कारण में नहीं, अगर जी 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 बताएं। हाँ आप पहले पूरा अपना प्रश्न स्थापित करिए, आप पहले प्रश्न स्थापित करिए। प्रश्न ये है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, जी। और कारण है घट का मृत पिंड, मृतपिंड, और मृत पिंड रूपवान है, तभी तो हम उसको देख पाते हैं, पकड़ पाते हैं, छू पाते हैं, जी तब ना घट की उत्पत्ति करते हैं घटा की। जी 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 तो अगर उसमें रूप है तो घट में भी रूप रहेगा, जी। समकालीन दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे। कौन समकालीन हो जाएगा? उसका रूप, घट में रूप नहीं नहीं, गुड़ गुड़ी।
यही तो मैं कह रहा हूँ। पहली बात तो आपको देखो, अब इसमें बहुत से प्रश्न हो गए, इसका मतलब पीछे का पार्ट आपने पहली बात तो लगाया नहीं, नहीं, यहीं से सुन रहा पकड़ हूँ मैं, गए। पूरा लगा रहा हूँ इस प्रश्न। हाँ, अब यहीं फंस गया, अब अपनी बात में फंस गया। सुनना, सही सुनना, मैं आपका प्रश्न समझ चुका हूँ, सुनिए आप बात को। पहली बात तो आपने ये कहा कि जो कारण होता है, कारण में कोई ना कोई रूप होगा, तो जो कार्य होगा जैसे घटपट जो भी होंगे उसमें भी रूप होगा, रूप होगा। समान कालीन कह रहे हैं कि जब कारण में रूप है तो जब भी कार्य उत्पन्न होगा रूपवान होगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कारण में रूपवान है, मृतपिंड रूप वाला है, लेकिन कार्य की जो उत्पत्ति होगी, जो घट उत्पन्न होगा, प्रथम क्षण में वो निर्गुण ही होगा। इति न्याय दर्शन से सिद्धांत, उसको मान लो। क्यों? उसको तुम आंखों से नहीं देख सकते हो कि प्रथम क्षण में निर्गुण होता है। जब भी आप देखोगे द्वितीय क्षण में देखोगे, उसको गुण सहित ही देखते हो। लेकिन यम प्रक्रिया अस्ति, ये प्रक्रिया है। प्रथम क्षण में निर्गुण उत्पन्न होता है वो। पहले मेरी बात सुनना, प्रथम क्षण में निर्गुण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। द्वितीय क्षण में तत्संवेता रूपादय जायन्ते, स्वयं ग्रंथकार लिख रहे हैं। और जो कारण होता है मृतपिंड इत्यादि, वो रूपवान है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें जो रूप आएंगे कार्य कार्य में, वो द्वितीय क्षण में आएंगे। ये तो सिद्धांत की बात बता दी। अब आपकी बात। प्रथम हाँ, क्षण में उसको माने जो बनाने वाला कारीगर है, उसके मानसिक मन में जो उत्पत्ति होती कि मुझे ऐसा बनाना है, तो उसको प्रथम क्षण मान ले, क्योंकि उसमें रूप नहीं दिखाई देगा। नहीं नहीं, वो मानसिक जो तुम समझ रहे हो, मानसिक जो चित्र रहता ही है उसके मन में। क्योंकि जब भी कोई कार्य करता है तो पहले उसका पूरा का पूरा कार्य उसके मस्तिष्क में स्थापित रहता है, ठीक है। लेकिन हम मानसिक क्यों मान लें? क्यों? इसमें क्या बीज है बताइए? क्यों ग्रंथकार ने कहीं ऐसा स्थापित किया है? ग्रंथकार ने तो ऐसा स्थापित नहीं किया है। न इस तरह ऐसा उल्लेख कहीं आता है कि जो कुलाल के मस्तिष्क में जो बौद्धिक जो घट है उसको हम प्रथम क्षण वाला मान ले, समझ रहे हैं। तस्मात हम वही तो मानेंगे। प्रथम अक्षर जी, मानेंगे क्या? प्रथम अक्षर यहाँ प्रश्न है कि ठीक है, उसके मस्तिष्क में जो विचार है घट के प्रति वो नहीं मानेंगे, तो प्रथम अक्षर वाली अवस्था हुई क्या? बता रहे हैं ना, प्रथम क्षण वाली वो है जो आपको दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई नहीं देती वही तो मानसिक व्यापार है। भैया, मानसिक व्यापार तो पहले होता है, उस समय घट उत्पन्न नहीं होता है। मानसिक व्यापार आपके मस्तिष्क में, लेकिन घट उत्पन्न हो गया क्या? भले बताइए। तो घट प्रथम जब क्षण वो उत्पन्न होगा है तो वह तो रूप के साथ ही होगा ना, तो ना रूप तो ना ना मानने ना, का। नहीं 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 नहीं, प्रथम क्षण घट वो है, प्रथम क्षण जिस समय घट की सत्ता स्थित हो चुकी होती है। मानसिक व्यापार की अवस्था में घट की कोई सत्ता नहीं हो रही होती है। उस समय तुम नहीं कह सकते हो कि इदम घटम, माने ये घट है, नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो मानसिक व्यापार रूप में स्थित है वो आपके। लेकिन प्रथम क्षण जो मैं कह रहा हूं, उस समय निर्गुण घट बन चुका होता है। लेकिन इयम अत्यंता तावत सूक्ष्म प्रक्रिया वर्तते। ये, इसके लिए आपको हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात दीपक जी, आप बहुत देर से कह रहे, तो हम आपसे पर एक पूछ लें। आप कही है तो हम पूछ ही लेते हैं, क्यों आपने प्रश्न वहां से उठा दिया। ये बताइए कि जो मृतपिंड का जो रूप है वो घट के प्रति समवायी कारण है कि नहीं है? माने कोई कारण है कि नहीं है? नहीं नहीं, रूप क्यों समवायी कारण होगा? रूप तो गुण है, तो वो तो असमवायी कारण होगा। समवायी हाँ, कारण यही तो पूछना, द्रव्य होता है। एक सेकंड, यही पूछना चाहता हूँ। क्या मृतपिंड, माने मृतपिंड में रहने वाला रूप घट के प्रति असमवायी कारण है, ये कहना चाह रहे हैं? बोलिए। जी, समवायी कारण तो नहीं है। असमवायी कारण है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी है। अरे कल ही पढ़े हो कि जो पट होता है, उसमें पट का तंतु रूप में उदाहरण दिया था कि तंतु का जो रूप होता है, तंतु का जो रूप होता है वो पट रूप के प्रति असमवायी कारण होता है, माने कारण होता है। इसलिए उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। जब सामर्थ्य क्षीण, इसलिए पट या घट के प्रति उसके कारण में रहने वाला कोई रूप उसका समवायी समवायी कारण कुछ नहीं बनता। ध्यान देना बात को, थोड़ा पीछे का पार्ट लगाओगे तो आ जाएगा समझ। वो कोई कारण नहीं होता घट के प्रति, कोई कारण नहीं होता है मृतपिंड का रूप। ध्यान देना बात को, वो घट रूप के प्रति कारण होता है, असमवायी कारण। चलिए, तो कहाँ हम चल रहे थे? तो प्रश्न आपके स्पष्ट हुए कि नहीं? उत्तर स्पष्ट हुए कि नहीं? पहले बात समझो। जी, उत्तर क्या, हम सीधे मान लेते हैं कि प्रथम क्षण में निर्गुण होता है और होता है, बस उसमें हाँ ना, आप दिखाई तो देख देता पाते। नहीं है, मान ले कि इसका हाँ, सिद्धांत है दर्शन का। हाँ ना, हम देख पाते हैं, ठीक है। किंतु
द्रव्यम निर्गुणमेव प्रथम उत्पद्यते पश्चात सम तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते समान कालोत्पत्तौ तु। यदि समान काल उत्पत्ति में तो गुण गुणिनो हो समान सामग्रिकत्वाद भेदो न स्यात्। यदि समान काल में उत्पत्ति मानोगे तो उनकी जो कारण देखो, बहुत अच्छा इसने हेतु देखो क्या दे रहा है, कह रहा है समान कालोत्पत्तौ तु। यदि समान काल में तुम दोनों की उत्पत्ति मान लिए, मान किसकी मान लिए, घट की और घट रूप की एक काल में उत्पत्ति माने, तो दोनों तो कार्य है, घट रूप भी कार्य है, घट भी कार्य है। तो जब दोनों की एक काल में उत्पत्ति हो रही है तो कारण सामग्री भी एक होगी। समझ रहे हो, दोनों की कारण सामग्री भी होगी एक होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की एक काल में उत्पत्ति हमेशा होना है। जब भी वो घट उत्पन्न होगा तो रूप के साथ होगा, तो एक काल में उत्पत्ति होने के कारण कारण सामग्री में ऐक्य आएगा। यदि कारण सामग्री में ऐक्य आया तो फिर दोनों में भेद कहाँ? क्योंकि यदि कारण सामग्री एक हो गई और एक काल में उत्पत्ति भी हो रही है तो दो कार्यों मध्य भेद ही होना, किंतु भेद होता है। घट अलग चीज है, घट रूप अलग चीज है। समझ रहे हो, समान कालोत्पत्तौ तु गुण गुणिनो समान सामग्रिकत्वात् भेदो न स्यात्। भेद नहीं होना चाहिए। कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य। क्यों? कारण के भेद से ही कार्य में भेद होता है। यदि उनका कारण सामग्री एक हो गई तो कार्य में कोई भेद नहीं होगा, ये नियम है। कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य तस्मात्, इसीलिए प्रथम क्षणे निर्गुण आयो घटा उत्पद्यते, मानना पड़ेगा। गुणेभ्यः पूर्वभावी थी भवती गुणानाम समवायिक कारणम। गुणों से पहले पूर्वभावी होता है कौन? जो द्रव्य होता है पूर्वभावी होता है, घट इत्यादि। भवती तस्मात् गुणानाम समवायिक कारण, तो उसमें चला जाएगा। क्यों? पूर्वभावी हो गए, कारण जो होता है वो पूर्वभावी होता ही है। अनंता सिद्ध नियत पूर्वभावित्व कारणत्व लक्षण ही बनाए। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हुआ। तदा कारण भेदोपि अस्ति, इसलिए अब कारण में भेद हो गया। क्यों? क्योंकि घट का कारण क्या है? दूसरा है, और घट रूप का कारण स्वयं घट है। तो क्योंकि काल में भेद हो गया, कारण सामग्री में भेद हो गया, सब भेद हो गया, इसलिए कार्य में भी भेद हो जाएगा। तदा कारण भेदोपि अस्ति घटो ही घटम प्रति न कारणम एकस्यैव पौर्वापर्याभावात्। अब कोई ये कहे कि घट ही घट के प्रति कारण है, तो इसीलिए देखिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि घट जो है, अब कोई कहे कि नहीं नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं एक काल में उत्पन्न होते हैं फिर भी समवायिक कारण मानो हो, कह दो उधर कि घट और घट का रूप एक काल में उत्पन्न होते हैं फिर भी हमको समवायिक कारण मानना है, वही वाली बात हो गई। तो एक काल में उत्पन्न होते हैं उनको समवायिक कारण मानोगे तो घट को स्वयं घट के प्रति समवायिक कारण मान लो, नहीं, इसीलिए नहीं होता। घटा घटम प्रति न समवायिक कारण प्रति न कारणम एकस्यैव पौर्वापर्याभावात्, क्योंकि एक को पौर्वापर कैसे बनाओगे तुम घट को? इसलिए क्योंकि कार्य कारण के बीच में पूर्व और अपर का संबंध होना चाहिए। नहीं सएव तमेव प्रति पूर्वभावी पश्चात भावी, क्योंकि वही स्वयं के प्रति पूर्वभावी और पश्चात भावी यदि वक्तुम न शक्यते। आगे गुणान प्रति तो पूर्वभावित्वात् भवति गुणानाम समवायिक कारणम, गुणों के प्रति तो पूर्वभावित्वात् कौन? द्रव्य भवति गुणानाम समवायिक कारणम इति स्पष्टम। कोई प्रश्न? आगे चलते हैं, समय कितना? ना एवं आज इतना रहने दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत हो गया, जुकाम है, बंद कर। सागर रिगार्डिंग बंद करो।